नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। नवनीत दमानी जी हैं मोतीलाल ओसवाल से, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग से, और भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे टर्मरिक मार्केट पर बात करने के लिए स्पाइसेस ट्रेडर प्रेमचंद मोंटा जी भी होंगे। आप चारों ही मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात आज कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर गोल्ड एक सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है, वहीं चांदी हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। नवनीत जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में आज एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा है? क्या शाम के सत्र में आपको लग रहा है कि एक्शन यहाँ पर लौटने वाला है? लास्ट 3-4 दिनों में हमने देखा कि गोल्ड प्राइसेस में एक सीमित दायरों में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है और ऊपरी लेवल्स और निचली लेवल दोनों जगह ही एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है और कोई डायरेक्शन फिलहाल मार्केट में नहीं दिख रहा है। मेरा बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है। गोल्ड में शॉर्ट टर्म के लिए सर बाय करने की स्ट्रेटेजी दूंगा। मेरे को लगता है कि 300 से 400 रुपए की बढ़त आपको अगले 1-2 दिनों में देखने मिल सकती है और बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। साथ ही साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है सिल्वर में एक अच्छा रैडअप के बाद में थोड़ा सा सस्टेन होने में डिफिकल्टी नजर आ रही है और बेस मेटल में जो गिरावट है उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट भी हमको सिल्वर में देखने मिल रहा है। सेल करके चलना चाहूंगा। यहाँ से 400 से 500 रुपए की गिरावट आपको चांदी में देखने मिल सकती है और सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी आज और अगले 1-2 दिनों के लिए मुमकिन हो सकती है। सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। सचिन, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग विश्मोहन जी। देखिए, आज प्योरली इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आज इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से गोल्ड के अंदर देना चाहेंगे। करीब 51,600-650 के आसपास के अगर भाव आते हैं तो वहां से एक शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में जो टारगेट्स रहेंगे वो 51,200 के रहेंगे और हायर साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 51,800 का। उसके साथ में यहाँ पर इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से सेल साइड की स्ट्रेटेजी के साथ में काम किया जा सकता है। तो ये भी हुआ। चलिए अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। मनीषा पलवल से हैं। नेचुरल गैस इनके पास है 418 रुपये 30 पैसे पर, इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाह रही हैं। क्या टारगेट देंगे नवनीत जी? 418 पे शॉर्ट किया हुआ है और स्टॉप लॉस भी जरूर बता दें। नेचुरल गैस में हमने लास्ट 3 दिनों में अच्छी तेजी का रुख आते हुए देखा और मुझे नहीं लगता है कि नेचुरल गैस में फिलहाल मंदी का आगे है। मेरे हिसाब से 332 के ऊपर प्राइसेस और तेजी पकड़ सकते हैं और 340 तक की भी संभावना दिखा सकते हैं। तो कोई भी डिप अगर हल्का फुल्का इनको मिले तो एग्जिट करना बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। यानी मनीषा जी के लिए सलाह है कि कोई भी आपको मौका मिले तो ऊपर की तरफ आप नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करें, अपने नुकसान को कम कर लें, क्योंकि अभी बायस्ड पॉजिटिव ही इनको लग रहा है नवनीत जी को। चलिए अगले एक दर्शक है, राज दुबे हैं दिल्ली से। क्या चांदी 66,000 के नीचे आएगी? भूपेश जी, क्या लग रहा है, चांदी 66,000 के नीचे आती दिख रही है आपको? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। चांदी का स्ट्रक्चर अभी करंट भाव पर देखें तो 66,654 रुपए का भाव चल रहा है। यहाँ से करंट भाव से मुझे चांदी के स्ट्रक्चर को देखते हुए मंदी समझ आती है। आसानी से चांदी अपने को 66,000 और 65,600 के भाव तक आते हुए समझ आती है। 65,600 तक चांदी आ सकती है, ऐसा भूपेश जी को लगता है। चलिए अगले दर्शक हैं, आसिफ है, जानना चाह रहे हैं कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए। सचिन, क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस पर आसिफ को? नेचुरल गैस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी पॉजिटिव है और पिछले 3 दिन में एक अच्छी तेजी जो है हमने करीब 398-400 के आसपास से आती हुई देखी है और आज के ट्रेडिंग सेशन में स्लाइडली डाउनसाइड मोमेंटम है। हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर अभी भी रखना चाहिए। ओवरऑल बाय साइड में ही रहना चाहिए। इफ इन केस डाउन साइड में 423 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां से एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। इमीडिएट स्टॉप लॉस जो है 415 का रहेगा और हायर साइड टारगेट हमें लगता है एक बार 435-438 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 435-438 के लेवल नेचुरल गैस में दिख सकते हैं। इवन अगले दर्शक लोकेश राजस्थान से हैं, उनका सवाल भी नेचुरल गैस पर भी है। नेचुरल गैस इन्होंने 437 रुपए पर खरीदा है। भूपेश जी, क्या सलाह देंगे इनको? 437 की बाइंग है। 437 के भाव से देखा जाए तो अभी इनकी पोजीशन अभी लॉस में चल रही है, परंतु फिर भी मुझे समझ आता है कि इनको पोजीशन होल्ड कर सकते हैं।
नीचे में 427 रुपए, 426 रुपए का स्टॉप लॉस इनको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में 437 रुपए, 441 रुपए और 452 रुपए के आने वाले 1 से 2 दिन के लिए टारगेट समझ आ। चलिए अगले दर्शक हैं समीर है कर्नाटक से। लेड इन्होंने 187 रुपए 30 पैसे पर खरीदा है, टारगेट जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी क्या सलाह देंगे इनको? 187 की बाइंग है इनकी लेड। लास्ट 3-4 दिनों में लेड जिंक में मुझे लग रहा था कि एक स्प्रेड प्ले ऑफ हो सकता जी। चलिए कोई लाइन में कोई जी नवनीत जी आप लेड पे बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि 3-4 दिनों से लेड में एक कोशिश चालू है कि प्राइसेस थोड़े से ऊपर जा सकते हैं, बट थोड़ा सा विफल रही है वो कोशिश। मेरे हिसाब से 188 189 के ऊपर ही सस्टेनेबल क्लोज होगा तो ही लेड में हमको तेजी देखने मिल सकती है, नहीं तो ये बार बार वापस ऊपर में एक सेलिंग का रूप दिखा रहा है। तो फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है ट्रेंड में और नो पोजीशन इज अ गुड पोजीशन, और अगर आपको बाय करना ही है तो 189 के ऊपर ही ऐड करना चाहिए। चलिए तो ये लेड पर सलाह आपके लिए है। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं। रेगुलर कॉलर है, कॉपर के ट्रेडर भी है, हाजिर में कारोबार है इनका। अब सचिन क्या सलाह देंगे कॉपर पर इनको? जी एज कम्पेयर टू अदर बेस मेटल्स देखा जाए तो कॉपर के अंदर जो है काफी ज्यादा रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिला है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से जो है एक दायरे का ट्रेड है। हायर साइड में 825 826 के इमीडिएट लेवल्स है, वहीं डाउन साइड में अच्छा खासा सपोर्ट होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 810-11 के आसपास में। मुझे लगता है कि एक बार कॉपर के अंदर जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम पिक हो सकता है। अगर ये डाउन साइड का लेवल्स 811 के लेवल्स ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए जो है 790 और 785 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो डाउन साइड के मोमेंटम के लिए ही काम करके चलना चाहिए। 811 के बिलो सेल पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये भी हुआ आपके लिए कॉपर पर क्रिश। चलिए अगले दर्शक है पवन है हिसार से। कॉटन केक मई वायदा का 20 दिन का टारगेट जानना चाह रहे हैं और ये भी इनका सवाल है कि ये कब तक वापस से तेजी पकड़ सकता है कॉटन केक वायदा। भूपेश जी क्या सलाह देंगे इनको? कॉटन के एक वायदा का बाजार अभी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही रेंज बाउंड जोन में चल रहा है। ऊपर में 3235 रुपए क्रॉस करता है तो कॉटन के एक वायदा में मुझे एक अच्छी तेजी समझ आती है। ऊपर में 3350 3410 रुपए तक के टारगेट अपने को आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में समझ आते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं चुरू है, प्रहलाद हैं चुरू से। ग्वार रखें या बेच दें ये जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह होगा भूपेश जी ग्वार पर आपका? ग्वार सीड का बाजार भी पिछले 2 दिन से अच्छी तेजी देखने को मिली है। लगातार अभी भी मुझे समझ आता है ग्वार की मार्केट को होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में आने वाले दिनों में 6650 वाला जो ग्वार है ऊपर में 6830 रुपए से 7010 रुपए तक के टारगेट 2 से 3-4 ट्रेडिंग सेशन में मुझे दिखते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं राकेश सिंघल है मेरठ से। कॉटन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। कॉटन पर सचिन आपका व्यू? जी कॉटन पर आउटलुक अभी भी पॉजिटिव साइड का ही है। फंडामेंटल्स काफी सपोर्टिव है यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंगली हमने एक अच्छी खासी रैली जो है लोअर लेवल से आती हुई देखी भी है। ऑल्दो प्राइसेस जो है वो फाइनली 40,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि एक अगर टेक्निकली देखा जाए तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर स्लाइटली एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में एक बार 41,600 700 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, वहां से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट से। और हायर साइड में 43,000 44,000 तक के लिए रैली जो है वापस देखने को मिलेगी। ओके, अगले दर्शक कॉटन केक में का एनसीडीएक्स प्रीमियम पर ही रहेगा या डिस्काउंट पर हो जाएगा? नाम तो इन्होंने नहीं भेजा है। भूपेश जी क्या लग रहा है कॉटन केक में एनसीडीएक्स प्रीमियम पर ही रहेगा या डिस्काउंट पे आएगा? जी मुझे इसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु चार्ट को देखते हुए मुझे कॉटन के मई के वायदा में लगभग 150 से 125 रुपए की तेजी समझ आती है। आपको आगे वायदा में लग रहा है कि यहाँ से तेजी 150 से 200 रुपए की आ सकती है। चलिए अगले दर्शक है महेश है हैदराबाद से। गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। सचिन क्या सलाह देंगे गोल्ड पर इनको?
जी, गोल्ड का अगर ओवरऑल आउटलुक ये जानना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है फॉर द लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट से डाउन साइड में 51,000 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि कंटिन्यूअसली गोल्ड होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर बाय करना है लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट से तो करीब 51,200 51,150 के आसपास से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर इंट्राडे के लिए स्ट्रेटेजी जानना चाह रहे हैं तो हमें लगता है एक बार आज शॉर्ट सेल करके काम किया जा सकता है, तो 51,600 51,650 के आसपास से शॉर्ट इनिशिएट करके इंट्राडे में काम किया जा सकता है। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। योगेश हैं जयपुर से। गोल्ड इन्होंने 51,450 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है। नवनीत जी क्या सलाह देंगे इनको? गोल्ड 51,450 रुपए की बाइंग है। वेल थोड़ी सी मार्जिनली आउट ऑफ पोजीशन है मनी, और मुझे लगता है कि आउट ऑफ मनी पोजीशन में फिलहाल कोई डरने वाली बात नहीं है। बायस थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है और अगले 1-2 दिनों में 51,800 51,950 के ऊपर के भाव देखने मिल सकते हैं, तो अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं बाय साइड पे। ओके, यानी आप अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। योगेश जी का अगला सवाल था कि कॉपर 810 रुपए पर 2 लॉट शॉर्ट कर रखा है, क्या शॉर्ट करना सही है? सचिन जी तो उनका कहना है कि शॉर्ट करके आज जा सकते हैं, आप क्या कहेंगे? क्या इस पोजीशन में भी बने रहे? 814 पर शॉर्ट कर रखा है। नवनीत जी लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ी सी स्ट्रगल देखने मिल रही है हमको कॉपर प्राइसेस में, और 418 का जो स्तर है उसके ऊपर होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी सही है और आपको आने वाले दिनों में 809 और 802 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं, तो अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं और चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। 818 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, यानी आप गोल्ड और कॉपर दोनों ही पोजीशन बनाए रखे। आखिरी एक और सवाल उनका था कि क्रूड 7,590 रुपए पर लॉन्ग है, क्या करें? नवनीत जी क्या करना चाहिए इसमें क्रूड में? वेल क्रूड अगर हम देखें तो 7,700 और 7,450 ये रेंज में लास्ट 3-4 दिनों में अच्छी वोलेटिलिटी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी रहेगी क्रूड में, और अगर फिर से आज के हाई के आसपास या 7700 के आसपास अप्रोच करता है तो क्रूड अपनी जो आपकी लॉन्ग पोजीशन है वो एग्जिट करके इनफैक्ट शॉर्ट पोजीशन में बैठ सकते हैं। आपको आने वाले दिनों में 7400 7450 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। चलिए अगले दर्शक हैं पवन है दिल्ली से। इनके पास 51,950 रुपए की बाइंग है गोल्ड, क्या करना चाहिए? भूपेश जी क्या सलाह देंगे गोल्ड पर? इनको 51,950 की बाइंग है। जी सर, 51,900 से लेकर अभी गोल्ड का रेंज 51,300 के बीच में ट्रेड हो रहा है, और मुझे समझ आता है कि गोल्ड 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 51,900 से 51,300 के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा, और जब तक ये आइदर साइड का ब्रेकआउट नहीं आता तब तक इस बाजार में पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। ओके, एक और सवाल किशन है नासिक से। जीरा इन्होंने 22,628 पर बाइंग कर रखी है। भूपेश जी क्या सलाह देंगे जीरे पर? बहुत अच्छी पोजीशन बनाई हुई है। सबसे बुलिश कमोडिटी मुझे पूरे मार्केट में अभी एनसीडीएक्स में जीरा ही समझ आती है। आने वाले दिनों में जीरे में 23,300 से लेकर 24,100 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अब जीरे की बात हो रही तो बाकी मसालों का आउटलुक भी ले लेते हैं। हमारे साथ प्रेमचंद मोटा साहब हैं, हल्दी एनालिस्ट है और जाने माने ब्रोकर भी है हल्दी के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर हल्दी को लेकर आपका क्या आउटलुक है? पिछले हफ्ते आपने बताया था कि निचले स्तरों से खरीदारी आएगी, वापस से हल्की तेजी आई। पहले आपने आगाह भी किया था ऊपरी स्तरों पर कि गिरने वाला है हल्दी, और नीचे भी आया। अब नया आउटलुक क्या दे रहे हैं हल्दी को लेकर? सभी को नमस्कार। हल्दी बाजार नीचे में जो 85-86 आया था, और 25 मार्च के मेरे इंटरव्यू में मैंने बताया था कि अभी हल्दी लेने का भाव है, क्योंकि एक्सपोर्टर लोकल डिमांड स्टॉकिस्ट सब आ गए हैं, और मैंने बताया था 6-7 रुपए किलो की तेजी आएगी। तो वो 85-86 का एनसीडीएक्स जो है वो बढ़कर के आज ही 94-95 हो गया था, यानी कि 8 रुपए 9 रुपए की बढ़त आ गई थी। और अच्छा दूसरी बात यह है कि आज हल्दी की ऑल ओवर इंडिया में प्रोड्यूसिंग सेंटर में 1 लाख बोरी की अराइवल है। निजामाबाद में 40,000, सांगली में 21,000, ईरोड में 7,000, मराठावाड़ा में 25,000। फिर भी आज सांगली 2 रुपए किलो टाइट है, ईरोड 2 रुपए किलो टाइट है, बशमतनगर, हिंगोली, नांदेड़ सब 2 रुपए 3 रुपए किलो टाइट है, और निजामाबाद का रिपोर्ट शाम को 6 बजे आएगा। इसलिए अब ये भाव में हल्दी की डिमांड लागू हो गई है और नए इन्वेस्टर भी आ गए हैं, और हल्दी का बॉटम ऑलरेडी टच हो गया है। तो अब हल्दी में कोई घबराने का बात नहीं है।
ये 5 रुपए 7 रुपए का रेंज में गड़बड़ चलते रहेगा। नीचे में वायदा 86, 87, 88, 89 और ऊपर में 96, 97 के बीच में अभी चलेगा। बाकी डिमांड काफी अच्छी रहेगी अभी। तो अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पर? अगर किसी को कल ट्रेड करना हो तो क्या सलाह देंगे हाँ, इनको? तो करंट लेवल पे बाजार जब भी वो जैसे कि 3-4 रुपए की ये मंदी आई है, 3-4 रुपए घटा है, तो वो लेट से एंटर हो सकते हैं। भविष्य अच्छा है, मगर हल्दी शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। ओके, शॉर्ट सेल से बचना चाहिए। और बाकी मसालों पर क्या व्यू है आपका? बाकी मसालों में धनिया में जो है काफी बाजार टाइट है। आज ऊपर में 122-23 का टच हुआ है वायदा। तो ये भी मतलब क्या है, इसमें 5-6 रुपए की तेजी मंदी आती रहेगी। बाकी ध्यान अच्छा है कि कभी भी ये धनिया 130, 135 रुपए किलो एनसीडीएक्स में क्रॉस कर सकता है। और वैसे हालत जीरा में है, जीरा भी इस साल काफी अच्छा रहेगा। और आज जीरा 230 रुपया का लेवल टच किया है, जो इसमें 10 रुपया 12 रुपए की तेजी मंदी मामूली बात है, मगर ये कभी भी 240 क्रॉस कर सकता है। यानी कि आज के भाव से 10-12 रुपए की तेजी जीरे में और आ सकती है। और मगर उच्च भाव होने की वजह से ये दोनों में, धनिया और जीरे में प्रॉफिट टेकिंग भी आता रहेगा। और हल्दी शॉर्ट करने की सलाह नहीं है? आपको लग रहा है कि करंट लेवल पे बाई करना चाहिए? हाँ, हल्दी बाई करना चाहिए। हल्दी की डिमांड अच्छी रहेगी, भविष्य अच्छा है हल्दी का। ओके, शुक्रिया प्रेमचंद जी, आपने वक्त निकाला और हमेशा की तरह एक आउटलुक बताया पूरे ही मसालों पर। चलिए अब आगे वापस से कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। राजेश हैं जेवर से, मस्टर्ड का फ्यूचर जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, मस्टर्ड में क्या सलाह देंगे? वायदा में तो ट्रेड हो नहीं रहा है, ये हाजिर के ट्रेडर हैं, इनको क्या सलाह देंगे? होल्ड करेंगे क्या? इनके पास हाजिर में माल पड़ा हुआ है। बिल्कुल, भारतीय बाजारों को अभी हम लोग विदेशी बाजारों के हिसाब से देखते हुए बता सकते हैं कि विदेशी बाजारों में मुझे एक बार ऊपर में तेल के बाजारों में और सोयाबीन के बाजारों में एक मंदी से का है ना रुख दिखता है। छोटा मोटा करेक्शन 5 से 7% का करेक्शन दिखता है। तो उस हिसाब से सरसों के बाजार में अभी हाजिर के माल में बिकवाली करके अपना मुनाफा करना चाहिए। ओके ओके, चलिए ये व्यू है सरसों के लेकर। अगले दर्शक हैं चेतन है इंदौर से। चांदी इन्होंने 67,200 पर 5 मेगा लॉट लॉन्ग कर रखा है। क्या करना चाहिए नवनीत जी? काफी हेवी पोजीशन है इनकी, 67,200 पर 5 लॉट इन्होंने लॉन्ग कर रखी है, अभी नुकसान में है। क्या सलाह देंगे इनको? चांदी में थोड़ी सी स्ट्रगल लास्ट 3-4 दिनों में देखने मिल रही है। और मैंने जैसे भी बताया कि सेलोन रैली वाला रुख चांदी में देखने मिल रहा है। और मेरे हिसाब से 66,100, 66,000 के भी नीचे के स्तर देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अपनी पोजीशन को थोड़ा सा पुल बैक पे एग्जिट करना वो बेहतर रहेगा। एंड आने वाले दिनों में थोड़ा सा नरमी का रुख है चांदी में, तो सेल करके चल सकते हैं अगर चाहे तो। ओके ओके, चलिए सर, पवन हिसार एक वापस से फिर से कॉटन केक पर राय जानना चाह रहे थे। सचिन जी आपका भी, भूपेश जी ने तो अपनी राय दे दी। कॉटन केक पर आपका व्यू टेक्निकली क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, कॉटन पर जो ओवरऑल आउटलुक है वो बुलिश ही नजर आ रहा है। ऑल्दो कॉटन सीट के अंदर जो है अभी पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। हायर साइड में 3230, 3240 के आसपास में एक स्ट्रगल करता हुआ प्राइस नजर आ रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा खासा सपोर्ट है 3020 के आसपास में, जहां से हमने एक अच्छी रैली आती हुई देखी भी है। और हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते भर में अगर देखा जाए या फिर 15 दिन का व्यू लिया जाए तो ओवरऑल जो है आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। और अपसाइड में इसमें जो पोटेंशियल टारगेट लगते हैं एक बार 3300, 3350 तक के लगते हैं इमीडिएट टारगेट। वो फर्दर लेवल्स पर जब अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हायर साइड पोटेंशियल्स और है, जो कि प्राइस को 3500 तक भी ड्रैग कर सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। बाइंग की पोजीशंस बना के चलिए 3000 के सपोर्ट के साथ। ओके, चलिए अब एग्री में मेंथा भी आज काफी एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि वॉल्यूम तो यहाँ पे कम ही रहता है, लेकिन 1142 के आसपास है, 3.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। सचिन जी क्या सलाह देंगे एमसीएक्स मेंथा पर? जी बिल्कुल, वैसे तो हमने इसमें मोमेंटम जो है वो काफी वॉलेटाइल देखे हैं। ऑल्दो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें एक अपवर्ड मोमेंटम डेफिनेटली देखने को मिला है। हमें लगता है कि एक बार 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये अपसाइड मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है। डाउन साइड में 1080 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और कल के ट्रेडिंग सेशन में या फिर ये प्राइजेस अगर जो है करीब 1130, 1120 के आसपास में मिलता है तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं 1080 के स्टॉप लॉस के साथ में। हायर साइड में पोटेंशियल टारगेट लगते हैं करीब 1180 और 1200 रुपए तक के लिए। ओके, चलिए अब ग्वार सीड और ग्वारगम पर बात कर लेते हैं। भूपेश जी,
ग्वारगम भी काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है आज, और ग्वार सीड भी, हालांकि ग्वारगम में ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन ग्वार सीड करीब करीब 2% नीचे है। क्या सलाह देंगे ग्वार सीड और ग्वारगम के ट्रेडर्स को? पिछले 2 दिनों की तेजी को देखकर सिर्फ मार्केट में एक छोटी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है ग्वारगम के बाजार में। ग्वारगम का बाजार मई वायदा 12,500 से 12,600 के बीच में मिलता है। वहां अपने को एक्यूमुलेट करना चाहिए, 12,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में 13,100 से लेके 13,300 के टारगेट रखने चाहिए। ओके, ग्वार पर आपका व्यू सचिन? जी बिल्कुल, ग्वार के अंदर जो व्यू है वो ओवरऑल पॉजिटिव ही है। ग्वार सीट के अंदर हमने वापस से जो है करीब 6200 के आसपास से एक तेजी लौटते हुए देखी है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में जरूर एक मुनाफा वसूली हायर लेवल से देखी है, बट मार्केट ने काफी अच्छे लेवल्स पर सपोर्ट लेकर फिर एक रिबाउंड दिखाया है। हमें लगता है कि ये तेजी जो है अभी अपसाइड में और कंटिन्यू रहेगी। ओवरऑल जो टारगेट्स हैं वो 6800 और 7000 तक के लिए हमारे अपसाइड में इंटैक्ट है। डाउन साइड में जो अगर सपोर्ट की बात करें तो 6200 के आसपास में एक सपोर्ट है, जिसको एज अ स्टॉप लॉस लेके और ट्रेड किया जा सकता है। ओके, जिंक और एल्युमिनियम दोनों ही अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। निकल में तो तेजी है ही, हालांकि जिंक काफ़ी 2% के आसपास की तेजी है। नवनीत जी, क्या करना चाहिए 362 रुपए के ऊपर? क्या कोई ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर? वेल, जिंक में अगर हम देखें तो लास्ट 2 दिन में करीब 2-3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 5% के ऊपर की तेजी आ गई। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मार्केट में कि ऐसा क्या फंडामेंटल या डायरेक्टिव चेंज हुए जिस वजह से तेजी आई है। फिलहाल मुझे ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं लग रहा है कि जो इतनी तेजी वारंट कर रही है, तो मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहूंगा। और फिलहाल थोड़ा सा अगर बायस पॉजिटिव की तरफ ही रखना चाहे तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। मार्केट काफी ऊपर है ऑलरेडी, तो डिप पे बाय करिए 350 के आसपास, 357 का स्टॉप लगाए, 363 के ऊपर का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, तो ये व्यू है आपको यहाँ पे खरीदारी। चलिए, अब मेटल की बात हुई तो आपको एक और खबर बता दें कि महंगे कोयले और मेटल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, इस मुद्दे पर हमने बात की रेलवे, कोयला और माइनिंग राज्य मंत्री राव साहेब दानवे से। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। जितनी नई खदानें ऑक्शन के लिए निकलेंगी उतना कोयला ज़्यादा निकलेगा। आज के तारीख में 80% कोयला अपने पास है और 20% कोयला हम बाहर से लाते हैं, लेकिन कोयले की कीमतें अपने देश में लगभग 1300 से लेकर 2000 तक को कोयले की कीमत है, और बाहर अगर गएंगे तो 8000 9000 मिलियन टन कोयला जो अपन बाहर से लाते 20%, उनकी कीमतें कितने हैं। तो कीमत में काफ़ी अंतर है। अपने सामने एक ही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा खदान खोजना और वहाँ से ज़्यादा कोयला निकालना, ताकि अपन आत्मनिर्भर बन सके और आयात पे कम निर्भर करें। ओके सर, कोल इंडिया 75 से 80% क्लॉक करता है पूरे माइनिंग को, कोल माइनिंग को। क्या इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी एक कंपनी के ऊपर क्या दिक्कत है? इसे डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए, बाकी कंपनीज़ को भी माइनिंग में लेकर आना चाहिए? नहीं, उसका एक ही इलाज है ना कि कोई ऊर्जा जो होती है वो कोल पे डिपेंड करती है। अपने देश की ज़्यादातर ऊर्जा कोल से बनती है। उसके लिए अपने देश में कोयला खदानों का शोध लेना और उसमें से ज़्यादा कोयला निकालना, यही हमारे सामने रास्ता दिखता है। सर, एक और सवाल ये है कि जितने भी मेटल है वो लगातार उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन है, ब्लैक सी से सप्लाई बंद है, तो क्या और एनर्जी क्राइसिस है पूरी दुनिया में। ऐसे में क्या कैसे सर माइनिंग इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, मेटल के प्राइसेस कम किए जाते, क्योंकि जितने भी स्मेल्टर्स है वो हाईली पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज है वो। नहीं, ये तो डिमांड और सप्लाई पे होता है। जितनी मांग बढ़ती है उतनी कीमतें बढ़ती है। सर, यहाँ तो सप्लाई की दिक्कत हो रही है, डिमांड तो एज इट इज़ है, क्योंकि बहुत सारे अभी कई सारे रियल एस्टेट कंपनीज यहाँ पे काम नहीं कर पा रही हैं। मैंने आपको बताया है कि सप्लाई की दिक्कत नहीं है। 80% कोयला अपन निकालते हैं, 20% बाहर से लाते हैं, लेकिन इस साल बाहर की कीमतें ज़्यादा बढ़ने से जो 20% आने वाला है वो कोयला नहीं आने के कारण ये सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये थे कोयला और माइनिंग राज्य मंत्री राव साहब दानवे, जो बता रहे थे कि जो ग्लोबल सप्लाई कम हुई है, हम 20% अभी भी कोयला डिपेंडेंट है इंटरनेशनल मार्केट पे, वो कम होने से यहाँ पर सप्लाई की दिक्कत हो रही है और उसका फायदा यहाँ पर दामों में देखने को मिल रहा है। चलिए, कमोडिटी निवेश में को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया नवनीत जी आपका, सचिन जी आपका और भूपेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वदेश विशेष। नमस्कार।